तो हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने बताया था मैं अकाउंटिंग की थ्योरीज पे चर्चा करूंगा। तो आज का हमारा थ्योरी का टॉपिक है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, पहले हेडिंग डालता हूं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। देखो, सबसे फर्स्ट थिंग जो होता है ना, हमारा जो भी टॉपिक आप देखते हो सबसे पहले एक थोड़ा सा टाइम दो। वो जो टॉपिक लिखा हुआ है या वर्ड लिखा हुआ है ना, उसको आप समझो। अभी आप देखो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में दो वर्ड है, एक है रेवेन्यू, दूसरा है रिकॉग्निशन, राइट। अभी मैं इसको अगर क्लासिफाई करूं, अभी आप देखो, ये देखो, फर्स्ट पार्ट आपका निकल कर आ रहा है रेवेन्यू, दूसरा आता है रिकॉग्निशन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा है कि सर रेवेन्यू क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, ये देखो। और रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है उसको आप रिकॉर्ड कैसे करते हो या कब रिकॉर्ड करते हो, राइट। तो रेवेन्यू का अगर मैं बात करूं कि सर रेवेन्यू क्या होता है, पहले उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि रेवेन्यू होता क्या है, करेक्ट। तो अगर मैं लिखूं रेवेन्यू, यू नो, रेवेन्यू का जो बेसिक मीनिंग होता है दैट इज ग्रॉस inflow of cash and receivables from sale of goods, rendering of services, और जो तीसरा चीज है दैट इज फ्रॉम रॉयल्टी, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू का मतलब होता है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अब ये ग्रॉस क्या है। ग्रॉस का मतलब होता है बिफोर एनी डिडक्शन। जैसे कि आपका जो इनफ्लो हो रहा है, अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है ना, गुड जब आप बेच रहे हो तो उससे जो पैसा आ रहा है, राइट, तो जो पैसा आ रहा है, लेकिन आप देखोगे कि जब आप सेल कर रहे हो तो उस सेल को करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंस का करना भी जरूरी होता है। तो हम लोगों ने मैचिंग कॉन्सेप्ट सीखा है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में आप क्या करते हो, अगर आपको रेवेन्यू अर्न करने के लिए जितना आपने एक्सपेंस किया है उन दोनों का मैच करके उनका जो नेट इफेक्ट होता है, तब आप दिखाते हो नेट रेवेन्यू। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू में बहुत फर्क है। रेवेन्यू का मतलब होता है बिफोर एनी डिडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बोला ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, मतलब सब्जेक्ट टू एनी डिडक्शन रिगार्डिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल, ओके। तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर रिसीवेबल्स अगर आपका, जैसे आपने बिल्स रिसीव किया है, राइट, गुड्स आपने सेल किया और उसके बजाय आपके कैश आने के बजाय आपके पास बिल आया है, ठीक है ना, तो उसको आप लोग रिसीवेबल बोलते हैं। या फिर कोई क्रेडिट सेल हुआ है, ठीक है ना, क्रेडिट सेल हुआ है तो आपका डेटर बनता है, ठीक है। तो जब आप गुड्स कैश में बेचते हो तो बोला आप क्या जर्नल एंट्री पास करते हो, सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। या फिर जब आप कोई गुड्स क्रेडिट में सेल करते हो तो व्हाट जर्नल एंट्री डू यू पास, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट। अभी देखो, आप अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपने, मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपने कैश में सेल किया है तो यू नो व्हाट जर्नल एंट्री डू यू पास, यू पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट। अगर आपने क्रेडिट में सेल किया है तो उस वक्त आप एंट्री क्या लिखते हो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके।
अभी आप ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है इसको आप जस्टिफाई करो। देखो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, बोलो क्या यहाँ पे मेरा कैश डेबिट हो रहा है? कैश डेबिट होने का मतलब है मेरा यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है। ओके, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इसका मतलब सेल ऑफ गुड्स का मतलब हो गया कि जब आप गुड्स बेचकर जो इनकम कर रहे हो, राइट? तो इनकम, ये हमारा इनकम है, करेक्ट? तो इस इनकम के वजह से जो आपका इनफ्लो हुआ है, आइदर यू आर रिसीविंग कैश और यू आर रिसीविंग रिसीवेबल्स, करेक्ट? तो डेटर्स को यहाँ पे हम लोग टर्म दे रहे हैं रिसीवेबल। अगर सपोज करो डेटर्स ने आपको अगर बिल के थ्रू पेमेंट किया है, राइट? उस वक्त हम लोग क्या जनरल एंट्री लिखते हैं? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अभी आप देखो डेटर कैंसिल हो गया, तो बोलो अभी आपके पास जनरल एंट्री क्या, नेट इफेक्ट क्या आया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट? देखो मैंने यहाँ पे यही दिखाया है, आइदर यू आर रिसीविंग कैश और यू आर रिसीविंग रिसीवेबल्स, दैट मींस आइदर बीआर और डेटर। देखो यहाँ पे मैंने डेटर दिखाया, उसके बाद जब अपने डेटर ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया तो मैंने नेट इफेक्ट में बिल्स रिसीवेबल दिखा दिया, करेक्ट? तो थ्रू सेल ऑफ गुड्स you are receiving, you have an inflow of either cash or receivable or you are rendering service। अगर आप एक किसी प्रोफेशनल के एग्जाम लो, जब कोई टीचर अपना लेक्चर डिलीवर करता है तो बदले में वो फी पेमेंट कर रहा है, राइट? या फिर अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और अपना ट्रीटमेंट कराते हो तो बजाय वो कंसल्टेंसी के, ठीक है ना, अपने कंसल्टेंसी के बदले में वो आपसे क्या चार्ज करता है? फी चार्ज करता है। हाँ, डॉक्टर के पास अभी आप बोलोगे कि हाँ हम आपको बिल पेमेंट कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल डेफिनेटली, बट बिजनेस में ये बिल्स का कॉन्सेप्ट चलता रहता है और डॉक्टर्स आई थिंक प्रोबेबली वो लोग क्रेडिट पे देते भी नहीं जब तक कि आपको बहुत ज्यादा जान पहचान ना हो, करेक्ट? तो अभी आप क्या कर रहे हो, तो आप किसी प्रोफेशनल के लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, उनसे अगर प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हो तो आपको पे करना पड़ता है। तो उनके केस में देखा जाए तो उनका रेवेन्यू किसके थ्रू आ रहा है? कैश के थ्रू आ रहा है, करेक्ट? दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड दे आर रिसीविंग कैश। और अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स आपके पास जो इनफ्लो हो रहा है कैश का वो थ्रू योर सर्विसेज, लाइक अगर आप डॉक्टर हो तो कंसल्टेंसी के थ्रू, लॉयर हो तो एडवाइस के थ्रू, व्हाटएवर लीगल एडवाइस, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट इज सर रॉयल्टी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखो ये सर्विसेज जो हो गए, ये कौन हो गए? डॉक्टर, लॉयर, करेक्ट? तो पहले टर्म, एक टर्म को जानना जरूरी है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट टर्म इज सर व्हाट इज रॉयल्टी। अभी रॉयल्टी क्या होता है? देखो रॉयल्टी अगर बेसिकली देखा जाए तो इट इज नथिंग बट द रेंट। पता है रेंट और रॉयल्टी में सिर्फ एक बारीक डिफरेंस होता है, बट वी वी यूज इंटरचेंजेबली, दैट डज नॉट मैटर। रॉयल्टी जो होता है वो रेंट रॉयल चीजों का होता है। देखिए देखो अभी आप देखोगे, आप हर एक के शहर में कोई ना कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह जरूर हो जो हेरिटेज बिल्डिंग है। जैसे अगर मैं कोलकाता में हूँ तो हमारे यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल है, कुतुब मीनार है, किसी शहर में हमारे यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल है, दिल्ली में आप देखो रेड फोर्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हो जो कि विक्टोरिया मेमोरियल में आप करना चाहते हो, तो विक्टोरिया मेमोरियल तो हर एक को एक जनरल कारण से तो रेंट पे दिया नहीं जाता है, लेकिन बाई चांस अगर आपको लगता है कि नहीं परमिशन मिल जाता है कि आप विक्टोरिया मेमोरियल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करें, या फिर आपको लगता है कि सर मैं अपना क्लास जो है वो विक्टोरिया मेमोरियल में ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, या फिर आप अपना बर्थडे विक्टोरिया मेमोरियल में ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हो, तो विक्टोरिया मेमोरियल तो एक कॉमन जगह है नहीं ना, हर कोई रोज उसको रेंट में दिया जाता है। उसके लिए अगर आप रेंट पे करते हो या रेड फोर्ट में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हो उसके लिए आप रेंट पे कर रहे हो, दैट इज योर रॉयल्टी। ओके, तो रॉयल्टी बेसिकली रॉयल चीजों का होता है। अदरवाइज कंक्लूजन देखा जाए तो इट इज नथिंग बट रेंट, करेक्ट? तो इंटरेस्ट तो आप जानते ही हो, अगर मैंने किसी को कोई फंड प्रोवाइड किया है तो बदले में मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ। डिविडेंड, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया है तो कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसका एक पोर्शन जो हमें प्रोवाइड होता है, दैट इज आवर डिविडेंड। तो नाउ द क्वेश्चन इज सर रेवेन्यू का मतलब तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल हो गया फ्रॉम दीज, आई मीन 1 2 3 4 5 दीज 5 सोर्सेज, करेक्ट? तो अब इसको सर रिकॉग्नाइज कब करना है? देखो स्टूडेंट्स, हमारे दिमाग में ना 3 क्वेश्चन हमेशा चलता है। दीज आर
अभी आप देखो, ये देखो, फर्स्ट इज व्हाट। हर एक थ्योरी का, किसी भी टाइप का थ्योरी हो, जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तभी भी आपके दिमाग में ये 3 पार्ट आएगा कि सर व्हाट, हम लोग जो चीज कर रहे हैं वो क्या चीज है, पहले आपको ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको व्हाट का आंसर दिया कि रेवेन्यू होता क्या है। इसके अंदर मैंने आपको बताया सर्विसेज क्या होती है, रॉयल्टी क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। नेक्स्ट थिंग इज हाउ। सर अच्छा, तो फिर सर हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, हम लोग उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं या कब करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। देखो यहाँ पे 2 टर्म था, फर्स्ट वन वाज रेवेन्यू एंड द सेकंड वाज रिकॉग्निशन। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि रिकॉग्निशन करना कैसे है और कब करना है, करेक्ट। अभी आप देखो, रिकॉग्निशन, रेवेन्यू, recognition. First thing is this is done as per अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज, okay, and the method of applying those policies for presentation of financial statements। ठीक है, मैं अलग अलग वीडियोस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी बताऊंगा आपको। फॉर द टाइम बिंग अभी जो हमारा टारगेट है दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को बताता है कि किस तरह से क्या प्रोसेस होना चाहिए रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का, और टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। स्टूडेंट्स, this question is very very important for your exam point of view, and definitely जब आप अगला भी कोई टॉपिक भी करोगे भी, ऐसा नहीं है कि ये जो थ्योरी है ये सिर्फ इसी टॉपिक तक ही लिमिटेड रहेगा। जब भी आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड, अभी आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, वहां पे भी आप सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हो, ठीक है ना। तो आप कौन सा टाइम पे आप सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे एक डायग्राम और एक ड्राइंग के हेल्प से आपको समझाऊंगा कि क्या टाइमिंग होना चाहिए, मतलब कौन कौन सा कंडीशंस है जिसका सेटिस्फाई होने के बाद हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आओ उस पर चर्चा जारी रखते हैं। तो फर्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स। देखो, सेल ऑफ गुड्स को अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ इससे रेवेन्यू अगर आया है, वो इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल, तो सर मैं कौन से टाइम पे उसको रिकॉर्ड करूं। दिस इज ऑल अबाउट टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज देखो, तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो है, अगर आप सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ओनरशिप ट्रांसफर करना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओके। जानते हो अकाउंटिंग में हम लोग जो ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं ना, बेसिकली वो थ्रू इनवॉइस होता है। तो सर इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज इशूड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अभी आप देखो, जब भी आप कोई गुड्स खरीदने के लिए जाते हो तो जो सेलर है ना वो आपको एक बिल देता है। दैट बिल इज नथिंग बट द इनवॉइस। अगर आपको वो इनवॉइस कट चुका है तब आप रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, ओके। तो सेल ऑफ गुड्स के लिए, सॉरी मैं यहाँ पे कंडीशंस लिख देता हूँ।
कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। तो सर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, ये होगा when invoice is issued। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी आप देखो, सपोज हम लोग स्विगी से कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, राइट। अभी आपको लगता है कि आप स्विगी से पिज्जा ऑर्डर करना चाहते हो, तो जब आप स्विगी से पिज्जा ऑर्डर करना चाहते हो तो आप देखोगे कि जब आप स्विगी में स्क्रॉल करते हो तो आप देखते हो कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस आता है। आप डोमिनोज से ऑर्डर करना चाहते हो, पिज्जा हट से ऑर्डर करना चाहते हो, तो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं आपके पास कि आप कहां से पिज्जा ऑर्डर करना चाहते हो। नाउ द थिंग इज दैट कि सर हम लोग जब स्क्रॉल कर रहे हैं, जब मैंने उसको कार्ट में ऐड किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, चेक किया कि हाँ मुझे ऑर्डर कहां से करना है। क्या जिस पर्सन के आई मीन जिस ऐप के थ्रू आप रिकॉर्ड पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, तो आपने जो अपने कार्ट में उसको डाल दिया, तो क्या उस वक्त सपोज डोमिनोज का एग्जांपल लेता हूं, आपने डोमिनोज का पिज्जा सिलेक्ट किया और उसको कार्ट में डाल दिया, तो क्या डोमिनोज उस वक्त उसको सेल रिकॉग्नाइज कर ले या ना करे? अभी तक आपने ऑर्डर कंफर्म नहीं किया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग इज अभी तक उसने आपको इनवॉइस जारी नहीं किया। पहले आपने क्या किया, पिज्जा का सिलेक्शन किया, आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए, इसके बाद व्हाट यू डिड, आपने उसको कार्ट में डाला, लेकिन अभी तक आपको इनवॉइस इशू नहीं किया गया है। तो पहला कंडीशन है इनवॉइस इशू होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, पिज्जा सिलेक्टेड, इसके बाद आपने क्या किया, एडेड टू कार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आपने ऑर्डर प्लेस किया। तो थिंग इज कि सर वो कौन सा टाइम पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे, क्या यहां या यहां, या ऑर्डर प्लेस होने के बाद। जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, अभी आप देखो ऑर्डर प्लेस करने के बाद सपोज करो आपने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रहा, ठीक है ना, COD। अभी आप देखो उस टाइम पे आपका इनवॉइस जारी हो जाता है, इनवॉइस इशू। अगर आपका इनवॉइस इशू हो जाता है तो पिज्जा सिलेक्शन करने का टाइम पे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। जब आपने कार्ट में डाला कभी भी नहीं। जब आपने इनवॉइस इशू किया तो आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि हाँ मेरे पास एक ऑर्डर आया है, इनवॉइस इशू अब किया जा सकता है। अब क्या करते हो, डोमिनोज वाला आप क्या करेंगे, वो पिज्जा बनाना शुरू करेंगे, करेक्ट। पिज्जा बनने के बाद आपको बोला जाता है 30-40 मिनट्स में आपका डिलीवरी हो जाएगा। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई मीन नेक्स्ट कंडीशन इज रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर। अभी आप एक बात बताओ, मान लो जो पिज्जा वाला है, जो डिलीवरी वाला है, वो पिज्जा लेकर आ रहा है, करेक्ट, पिज्जा लेकर आता है। इसके बाद क्या, अचानक से लाते लाते उसके हाथ से पिज्जा गिर जाता है, और जब वो आपके घर पहुंचता है तो आपको बोलता है कि सर आपका पिज्जा का ऑर्डर था। तो आप बोलते हो हाँ बिल्कुल था। तो बोलते सर पिज्जा का पैसा दे दो। तो आप बोलते ठीक है पहले पिज्जा दो फिर मैं पैसा देता हूँ। तो वो अगर आपको बोलता है कि सर पिज्जा तो मेरे हाथ से गिर गया, तो आपको क्या लगता है, आप उसको पैसा दोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपके हाथ में तो पिज्जा आया ही नहीं अभी तक। इसका मतलब रिस्क और रिवार्ड अभी तक आपके पास ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, आपके हाथ में अगर पिज्जा आ गया और उसके बाद आपके हाथ से गिर जाता है, इसका मतलब रिस्क आपका, और जब तक वो पिज्जा उस पर्सन, डिलीवरी पर्सन के पास है और उसके हाथ से वो पिज्जा गिर जाता है, आप तक पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब रिस्क अभी तक उसका है। तो जब तक रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं है, रिवॉर्ड के बारे में चर्चा करता हूं, जब तक रिस्क भी ट्रांसफर नहीं होता है तब तक डोमिनोज अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, इवन इफ पहला कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद, ठीक है ना। तो सेकेंड कंडीशन अगर पिट जाता है उस वक्त तक वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा।
अब सर रिवॉर्ड क्या होता है? अभी रिवॉर्ड सोचो, अगर मान लो कि पिज्जा वाले ने सही सलामत पिज्जा आपके पास डिलीवरी कर दिया और आपने उसको पेमेंट कर दिया, अब पिज्जा पे आपका हक हो जाता है क्योंकि आपने पिज्जा का पेमेंट कर दिया है, करेक्ट? अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि आपके पास जो पिज्जा है, अचानक से कोई पर्सन पास में आता है, आपका पड़ोसी और आकर पूछता है कि भाई साहब आपके पास पिज्जा डिलीवरी हुआ था। बोला हाँ, तो हमको तो बहुत ज्यादा भूख लगा है, अगर आप वो पिज्जा मुझे ट्रांसफर कर दे तो आपका जो प्राइस है मैं उसका डबल देने के लिए तैयार हूं। तो आपको लगता है कि हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से पिज्जा ऑर्डर कर दूंगा। अगर मुझे एक पिज्जा के बदले में डबल का पैसा मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। तो अभी आप बताओ, आपने वो पेमेंट उसको कर दिया, पिज्जा वाले को, डोमिनोज को कैश ऑन डिलीवरी दे दिया, उसके बाद क्या है, रिस्क भी आपका, रिवॉर्ड भी आपका। अभी अगर आप उस पिज्जा को डबल प्राइस में सेल कर देते हो तो ये ऐसा तो नहीं है कि डोमिनोज वाला आपको क्लेम करेगा कि नहीं उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप मुझे दे दो। इसका मतलब अगर आपके हाथ से डिलीवरी लेने के बाद अगर आपके हाथ से वो गिर जाता है तो रिस्क आपका, और अगर उस पिज्जा को तुम किसी और को सेल कर देते हो डबल प्राइस में या उससे ज्यादा प्राइस में तो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो भी आपका। दिस इज कॉल्ड रिस्क ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, देखो तीसरा कंडीशन क्या। अच्छा अभी भी आप देखो, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि सर इनवॉइस इशू हो गया है, राइट? तो डोमिनोज के पास जब ऑर्डर आता है वो आपको बिल दे देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है। हो सकता है कि रास्ते में ही वो पिज्जा गिर जाए, आप उसको पेमेंट करोगे नहीं। इसके बाद रिस्क और रिवॉर्ड दोनों आपके पास ट्रांसफर होता है। अभी एक और क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। कभी कभी आप देखोगे जब आप कार खरीदते हो ना तो कार के बिल में लिखा रहता है एक्स शोरूम। एक्स शोरूम का मतलब होता है कि जब आप कार को ले लेते हो उसके बाद शोरूम से आपने निकाला, उसके बाद अगर कार में किसी तरह का भी एक्सीडेंट या डेंट होता है तो वो आपका रिस्क रहेगा, ठीक है ना? लेकिन अगर आप मान लो कि ऐसा अगर एक शोरूम नहीं लिखा हुआ है तो कार आपके घर तक पहुंचाया जाता है। भले एक बात याद रखना, वो एक शोरूम अगर लिखा हुआ है और शोरूम का डिलीवरी पर्सन ही आपके घर पहुंचा रहा है और लाते टाइम उस कार में कोई एक्सीडेंट या डेंट पड़ जाता है, फिर भी रिस्क बायर का होगा। इसीलिए जब कभी भी आप कार खरीदो तो उसके इनवॉइस में जरूर देख लेना कि उसमें एक्स शोरूम प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है ना? मैं लिख रहा हूं एक्स शोरूम प्राइस, ओके। अगर वो एक्स शोरूम प्राइस लिखा हुआ दैट मींस शोरूम से निकलते ही रिस्क बायर का, चाहे वो पर्सन आई मीन शोरूम अपने डिलीवरी पर्सन से ही आपके घर में क्यों ना डिलीवरी करवा रहा हो। लेकिन अगर एक शोरूम है तो अगर प्रॉब्लम आई मीन जो भी एक्सीडेंट है वो उसके हाथ से भी होता है फिर भी रिस्क आपका होगा, राइट? तो प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज तीसरा जो कंडीशन है वो है हमारा, इसको नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। There should be no uncertainty, यहाँ थोड़ा शॉर्ट हो गया, यहाँ लिख दो regarding its कलेक्शन, ओके। अभी आप क्या होगा सुनो, फिर से वही पिज्जा वाले का एग्जांपल लेता हूँ। अभी आपने फोन किया या फिर ऑर्डर बुक किया स्विगी के थ्रू से, ठीक है ना? तो डोमिनोज वाले के पास ऑर्डर आया कि हाँ भाई चलो पिज्जा देना है, तो अचानक से उसने पिज्जा रेडी किया। उसके बाद डिलीवरी पर्सन से इनवॉइस इशू हुआ, डिलीवरी पर्सन से पिज्जा भिजवाया गया, सही सलामत पिज्जा उसके पास पहुंचता है और अचानक से जब वो खोला जाता है, ठीक है ना? अभी देखो एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ देखो एक ड्राइंग बना रहा हूँ। ये पिज्जा का डिलीवरी पर्सन है, डिलीवरी बॉय, ठीक है ना? अभी देखो ये जो है पर्सन जो डिलीवरी लेगा, ठीक है, थोड़ा भाई टाइप का आदमी है। अभी देखो ये भाई टाइप का आदमी है। अब अचानक से डिलीवरी बॉय इसके पास आता है, अब आकर बोलता है कि सर आपका जो ऑर्डर है वो आ चुका है, तो आप प्लीज मुझे पैसा दे दो।
तो अचानक से वो क्या करता है, सोचो, देखो उसके हाथ में क्या है, ये है चाकू, राइट, ये चाकू है। तो उसको बोलता है कि हाँ क्या चाहिए बताओ, ये बोलता है कि भाई साहब सॉरी, आप पिज्जा ले लो, आपको पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करे बेचारा है, देखो ये चाकू है, देखो धार है, ये वाला चमक रहा है, अरे तो धार अजीब सा लग रहा होगा। एनीवेज, तो डिलीवरी बॉय जो है उसको बोल रहा कि भाई साहब हमको पिज्जा का पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा जान प्यारा है, आप पिज्जा ले लो, मैं चलता हूँ, ठीक है। अभी आप बात बताओ, इनवॉइस इशू हुआ, राइट, सही सलामत रिस्क एंड रिवॉर्ड भी इसके पास, देखो इसके हाथ में पिज्जा है, सॉरी मैं बनाना भूल गया, ये इसको पिज्जा दे देता है कि भाई साहब आप पिज्जा ले लो, लेकिन क्या इसके कलेक्शन में सर्टेनिटी है? नहीं है, क्योंकि तो डर गया कि नहीं 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 हमको पैसा नहीं चाहिए, आप पिज्जा ले लो। इसका मतलब तीसरा जो कंडीशन है वो पिट जाता है। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमिनोज इसको, इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कलेक्शन में किसी टाइप का अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो तीन कंडीशन क्या था, आई रिपीट फिर से बोल रहा हूं। द फर्स्ट थिंग वाज ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए इनवॉइस के थ्रू। सर ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होता है? ओनरशिप इनवॉइस के थ्रू होता है, करेक्ट। इसके बाद है रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए। थर्ड इज उसके कलेक्शन में किसी टाइप का भी अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, किसी टाइप का भी अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड है हमारा, देखो अभी अब सेकंड इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ओके। इसका कंडीशन क्या है? फर्स्ट इज services performed wholly or partly, ठीक है। या तो सर्विसेज पूरा तरह से कंप्लीट हो गया है या पार्टली कंप्लीट होता है। अभी आप देखो, अभी मान लो कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो, तो आपका उनके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है? अगर आपको टीचर ये बोलता है कि ठीक है मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद आप हमको पेमेंट करना, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप पूरा परफॉर्मेंस दे देते हो, ठीक है, सर्विसेज आपने पूरा परफॉर्म कर दिया, उसके बाद आप रिकॉग्नाइज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर आपको लगता है कि मैं मंथली बेसिस पे पेमेंट लेना चाहता हूँ, कोर्स चलता रहेगा, मंथली बेसिस पे मैं पेमेंट लूंगा और मंथली बेसिस पे जितना कोर्स मैंने कंप्लीट करवाया उसका पैसा मैं लेकर उसको रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ, तो भी आप कर सकते हो। तो या तो आपने परफॉर्मेंस पूरा तरह से दे दिया है उसके बाद आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, या फिर आप पार्टली भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो या तो ये देखो, ऑन कंप्लीशन और परसेंटेज बेसिस पे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द कॉमन कंडीशन इज नो अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन, करेक्ट। जो मैंने भी आपको भाई वाला एग्जांपल दिया, सेम चीज यहां पे भी लागू है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी तक मैंने डिस्कस किया रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पे और सेल ऑफ गुड्स पे, करेक्ट। अभी देखो आप, नेक्स्ट वन इज रॉयल्टी। बस इसमें एक छोटा छोटा पॉइंट है, रॉयल्टी, करेक्ट। अभी रॉयल्टी पे देखो,
रॉयल्टी अग्रीमेंट फुलफिल। बस आप सिर्फ याद रखो कि जो रॉयल्टी का अग्रीमेंट था वो फुलफिल हो जाता है। अभी अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ एक ऑथर का। अभी ऑथर के और पब्लिशर के साथ, ठीक है ना, अभी देखो ये भाई साहब ऑथर है, ठीक है, और ये है पब्लिशर, ये है पब्लिशर, ठीक है। ये इसको देखो अपना बुक दे रहा है और उसको ये बोल रहा है कि ये देखो, पहले लिख दो, ये ऑथर और ये है पब्लिशर। अरे अभी आप देखोगे, आप कोई भी बुक यूज करते हो ना, कभी उसका फ्रंट पेज में या हो सकता है एक पेज के बाद उसमें लिखा रहेगा, देखना ये पब्लिशिंग और डॉट डॉट पब्लिशिंग हाउस, ठीक है ना, लिखा रहता है, और उस ऑथर का नाम भी लिखा रहता है, पास में कॉपीराइट का साइन रहता है। आप देखोगे ऐसे तो सी करके कॉपीराइट का साइन रहता है। तो ऑथर के साथ पब्लिशर का एक डील हुआ है, ठीक है। उनमें यह बताया गया कि ऑथर ने कहा कि जब आप मेरा बुक पब्लिश करोगे तो उसके अगेंस्ट में आप मुझे पेमेंट करो, ठीक है ना। तो एज पर एग्रीमेंट जब पब्लिशर ने उसका बुक पब्लिश कर दिया तो पब्लिशर उस बुक को सेल करके जो रेवेन्यू अर्न करेगा, दैट इज द रेवेन्यू फॉर पब्लिशर। बट उसका बुक पब्लिश करने के बाद उस ऑथर को एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज द रेवेन्यू फॉर ऑथर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी। अभी रॉयल्टी मान लो रेंट के साथ भी हो रहा है। अभी मान लो आपका रेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि हर मंथ में एक मंथ सर्विसेज देने के बाद अगर आपके पास रूम है तो आपने टेनेंट के साथ ये एग्रीमेंट कर रखा है कि एक मंथ जैसे ही हो जाएगा वो टेनेंट उस रूम को यूज करे चाहे ना करे, आपने चूंकि उसको रेंट पे दे दिया है, तो जैसे ही एक मंथ पूरा हुआ, आपने सर्विसेज अपना दे दिया, बदले में आपको इनफ्लो ऑफ कैश या रिसीवेबल्स हो जाएगा। तो इस तरह से रॉयल्टी एग्रीमेंट के फुलफिल होने के बाद हम लोग रॉयल्टी का इनकम बुक करते हैं। दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस। एंड सेकेंड इज ऑब्वियसली नो अनसर्टेनिटी। तो आप बोलोगे सर हर एक में एक पॉइंट कॉमन है, दैट इज नो अनसर्टेनिटी। यस, तो अभी और दो छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है। अभी देखो, नेक्स्ट इज डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड का जो इनकम है उसको मैं सर कब बुक कर सकता हूं, ठीक है। अभी आपका डिविडेंड का देखो, मैं एक लाइन डायग्राम बना रहा हूं, एक लाइन डायग्राम है। से फॉर एन एग्जांपल ये है 1 अप्रैल 2019 और इसका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ तक कंपनी का ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, करेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हो। इसके बाद देखो, प्रॉफिट कैलकुलेशन होने के बाद मान लो ये जो पॉइंट है, ये देखो ये पॉइंट है 30 जून। यहाँ पे जो डायरेक्टर्स है उन्होंने प्रपोज किया डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। इसके बाद एजीएम होता है, ये देखो 30 सितंबर, यहाँ पे होता है एजीएम, सर एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। ये देखो एनुअल जनरल मीटिंग, यहाँ पे डिविडेंड फाइनल किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपने इस कंपनी में, एक्सक्यूज मी, आपने इस कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो यू आर द शेयर होल्डर। अभी आप एक्सपेक्ट क्या रिटर्न करो, ठीक है ना, रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे डिविडेंड मिले। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि आप डिविडेंड इनकम को कब बुक करोगे। सर जब कंपनी ने प्रॉफिट किया तब, दैट इज 31 मार्च को, क्या मैं यहां बुक करूं, या फिर
जब डायरेक्टर ने प्रपोज किया क्या मैं यहां बुक करूं, या फिर जब डिविडेंड फाइनल हो गया। यू नो द आंसर इज जब आपका राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश हो जाता है। देखो यहां पे प्रॉफिट हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर आपको डिविडेंड दे, यहां पे उन्होंने प्रपोजल रखा है। हो सकता है कि प्रपोजल रखने के बाद भी कोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर लगा दे, ठीक है ना, कोर्ट स्टे ऑर्डर लगा ही सकता है। तो ये जो डिफरेंस है, देखो देखो यहाँ पे इनके यहां से यहां तक के बीच में ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, हो सकता है कि इस पॉइंट में कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, तो आप यहां पे डिविडेंड बुक नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये प्रपोजल कैंसिल भी हो जाए। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बताता है कि आप डिविडेंड को तब बुक करेंगे जब डिविडेंड फाइनल हो जाता है। ओके, तो ना कि जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, ना ही डिविडेंड जब प्रपोज किया। करेक्ट। तो इसमें कंडीशन है राइट टू रिसीव established, और next one is no uncertainty. ओके, एक कॉमन पॉइंट फिर से आपके पास आया, नो अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। इसके लिए जो हमारा दो कंडीशन है, फर्स्ट वन इज टाइम पीरियड एक्सपायर, एंड सेकेंड वन इज, अब तक आपको याद हो गया कि सर आप छोड़ दीजिए, हम लोग समझ गए हैं लास्ट पॉइंट नो अनसर्टेनिटी ही आने वाला है। वो 5 वाला एग्जांपल जरूर याद रखना, उससे आपको पूरा याद रहेगा कि हाँ अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो अभी इस पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, ठीक है। अभी फिर से देखो एक लाइन डायग्राम, 1 अप्रैल 2019 और ये है हमारा 31 मार्च 20, ठीक है। अभी यहां इस पॉइंट में सपोज यहां आपने लेंड, आपने किसी को लोन दिया, से फॉर एन एग्जांपल ₹2 लाख का एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, करेक्ट। 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे आपने उसको लोन दिया, और आपके साथ ये अग्रीमेंट हुआ है कि आप लोन का जो अमाउंट है उसके साथ इंटरेस्ट एक बार में उससे यहां रिसीव करो, ठीक है। ये जो लोन का अमाउंट है वो यहां पे रीपे होगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो अभी आप एक बात बताओ, आपका जो रीपेमेंट होगा ठीक है ना, रीपेमेंट होगा मतलब जो बोरोवर है वो जो आपको रीपेमेंट करेगा वो कितना करेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल 2 लाख प्लस इंटरेस्ट। इसको एक काम करता हूँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना मैं इसको 12% करता हूँ, ठीक है, 12%, राइट। तो इंटरेस्ट 12%, बोलो कितना होगा सर 24,000, करेक्ट। तो टोटल पेमेंट कितना हो गया 2,24,000, करेक्ट। अभी आप देखो, अगर ये 12% पर एनम के हिसाब से है तो अगर आप एक सिंपल कैलकुलेशन में जाओ तो ये 2,000 रुपीज पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये देखो 24,000 डिवाइडेड बाई 12 दैट मींस 2,000 पर मंथ, तो 2,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से। तो अभी आप एक काम कर सकते हो, ये देखो ये 2,000 पर मंथ यहाँ पे गया, ठीक है। एक मंथ एक्सपायर हुआ
आप यहाँ पे इंटरेस्ट बुक कर लो, यहाँ पे आप एक इंटरेस्ट बुक कर सकते हो। फिर से 2000, यहाँ पे इंटरेस्ट बुक कर लो, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ जो टर्म आप उसको डिमांड नहीं कर सकते हो कि आपको 2000 पर मंथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है ना। क्योंकि ड्यू तो आपका होना है इस पॉइंट पे, ये देखो ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है ना, इस पॉइंट पे आपका इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है एक्चुअली। बट अगर आप उसको मंथली बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो रहा है, देखो ये मंथली का, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बन जाता है, इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है, इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है बट वो ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 31 मार्च को आपका पूरा पेमेंट आना है, राइट। तो ये हमारा, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रिकॉर्ड कर लो, वैसे तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरी के साथ। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू। और कोशिश कीजिए इसको आप लोग शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, ये वीडियो उनको भी पसंद आएगा, उनका हेल्प होगा।